मेरे एक दोस्त ने बताया कि फलां होटल में खूबसूरत अनटच लड़की आई है। मैंने मुंह बोली कीमत अदा करके लड़की को एक रात के लिए बुक कर लिया और जब मुकर्रर वक्त पर अपने दोस्त के साथ होटल के कमरे में पहुंचा तो सामने अपनी बेटी को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं आईने के सामने खड़ा अपना टाई दुरुस्त कर रहा था। चेहरे पर एक फतिहाना मुस्कुराहट थी और आंखों में वो मखसूस चमक थी जो किसी नए शिकार की खबर सुनकर मुझ में पैदा हो जाया करती थी। मेरा नाम रज़ा है, शहर का माना हुआ बिजनेसमैन जिसकी शराफत की कस्में लोग खाते नहीं थकते थे। लेकिन मेरी सफ़ेद कमीज़ के पीछे एक सियाह दिल धड़क रहा था। मेरी बीवी और बच्चे दूसरे शहर मेरी बहन की बेटी की शादी में गए हुए थे। मैंने कारोबारी मशरूफियत का बहाना बनाया था और कह दिया था कि मैं आखिरी वक्त पर पहुंच जाऊंगा। घर में फैली खामोशी मुझे काटने को नहीं दौड़ रही थी बल्कि मुझे आज़ाद महसूस करवा रही थी। मैं एक बार फिर अपनी मनमानी कर सकता था। आज से पहले भी मैंने कई बार जवान और कुंवारी लड़कियों के मज़े लूटे थे। मेरे लिए औरत गोश्त के एक लोथड़े से ज़्यादा कुछ नहीं थी जिसकी कीमत मार्केट में उसकी उम्र और ताजगी के हिसाब से तय होती थी। अभी मैं निकलने की तैयारी ही कर रहा था कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। फैज़ान का फ़ोन था। वो मेरा दोस्त कम और मेरी इन काली करतूतों का एजेंट ज़्यादा था। उसने मुझे पूछा कि रज़ा तू कहाँ है? तुझे पता है आज होटल में बिल्कुल कुंवारी अनटच लड़की आई है। अगर तेरा इरादा है तो सौदा कर लेते हैं। तू आजा, पहले माल चेक कर ले। ये सुनकर मैं खुशी से फूला ना समाया। मेरे अंदर का दरिंदा जाग उठा। मैंने उससे कहा कि तू बस उसे रोक कर रख, मैं आ रहा हूँ, कीमत की फिक्र मत करना। तुझे पता है रज़ा जब किसी चीज़ पर दिल हार जाए तो नोटों की बारिश कर देता है। मैंने फ़ोन जेब में डाला, अपनी महंगी खुशबू का एक लंबा स्प्रे किया और कमरे से निकल गया। सीढ़ियों से उतरते ही मुझे एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं तो बस यही सोच कर चला कि घर वाले भी नहीं हैं, इससे बेहतर मौका और क्या होगा। गाड़ी की रफ्तार मेरी धड़कनों के साथ बढ़ रही थी। सड़क पर रोशनियाँ पीछे छूटती जा रही थी और मेरा जहन उस लड़की के तस्वुर में गुम था। मैंने दिल में सोचा कि आज की रात भी क्या रात होगी। फैज़ान ने अगर अनटच कहा है तो यकीनन कोई ख़ास बात होगी। मेरा माजी ऐसे वाक़ियत से भरा हुआ था। मैंने कभी किसी लड़की की आंखों में छुपे आंसू नहीं देखे थे। मुझे तो बस उनके जिस्म की तड़प और अपनी हवस की तस्कीन से गज़ थी। मैंने कई घर उजाड़े थे, कई मासूम ज़िंदगियाँ पैसों के अवज़ खरीदी थी, लेकिन मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। मुझे लगता था कि जब तक मेरी जेब में पैसा है मैं खुदा बना रहूँगा। होटल के करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी की। ये शहर के बाहर एक ऐसा मुकाम था जहां कानून नहीं बल्कि हवस और नोटों की हुक्मरानी थी। फैज़ान गेट पर ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे देखकर तंजिया मुस्कुराहट दी और कहा कि बड़ी जल्दी पहुंच गए रज़ा, मियाँ लगता है तड़प ज़्यादा है। मैंने उससे कहा कि वक्त ज़ाया मत कर, बता कि वह कहाँ है। उसने मुझे अपने साथ ऑफिस चलने को कहा ताकि रकम का मामला तय हो सके। मैंने बटुए से नोटों की गड्डी निकालकर मेज़ पर रख दी। ये रकम इतनी थी कि गरीब खानदान की पूरी ज़िंदगी संवर सकती थी, लेकिन मैंने उसे एक रात के सुकून के लिए लुटा दिया। उसने मुझे कमरा नंबर 402 की चाबी थमाई और कहा कि वह अंदर तेरा इंतज़ार कर रही है। वे बहुत डरी हुई है, लेकिन तुझे तो डरी हुई लड़कियां ही पसंद हैं। मैंने चाबी छीनी और तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा। मेरा पूरा जिस्म जोश से काँप रहा था। मैं नहीं जानता था कि ये जोश थोड़ी देर में किस अज़ियत में बदलने वाला है जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। लिफ्ट चौथी मंजिल पर रुकी। राहदारी में मौत जैसी खामोशी थी। मैं कमरा नंबर 402 के सामने पहुंचा और एक गहरा सांस लिया। मैंने अपने कपड़े दुरुस्त किए और धीरे से चाबी ताले में घुमाई। कमरा नीम तारीक था, सिर्फ एक छोटा सा लैंप जल रहा था जिसकी जर्द रोशनी माहौल को मजीद पुर असरार बना रही थी। बेड के एक कोने पर एक दुबली पतली लड़की बैठी हुई थी। उसने अपना सिर घुटनों में छुपाया हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसे देखकर मेरी राल टपकने लगी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। मैंने उससे कहा कि घबराओ मत जाने मन, मैं आ गया हूँ। और फिर मैं उसकी तरफ बढ़ा। लड़की के कंधे लरस रहे थे, वह सिसकियाँ भर रही थी। मुझे उसके रोने की आवाज़ में एक अजीब सी अपनाइयत महसूस हुई, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं उसके करीब पहुँचा और उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने ज़बरदस्ती उससे कहा कि अभी शर्माना छोड़ो, अपना चेहरा तो दिखाओ। मैंने तुम्हारी बहुत भारी कीमत अदा की है। जैसे ही मैंने उसका सिर ऊपर उठाया और
اور اس کا چہرہ روشنی میں آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے جسم کا سارا خون جیسے سفید پڑ گیا، میرے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی، کیونکہ سامنے ایک بہت ہی متوسط طبقے کے گھرانے میں پیدا ہوا تھا جہاں ہر روپے کی قدر سکھائی جاتی تھی۔ میرے والدین نہایت نیک سیرت اور سادہ لہو انسان تھے جو حلال رزق کو ہی کل کائنات سمجھتے تھے، مگر میرے اندر بچپن سے ایک بے چینی تھی۔ میں نے اپنے پرانے کپڑوں سادہ گھر کو دیکھ کر ہمیشہ کڑتا رہتا تھا۔ جب میں نے کالج کی دنیا میں قدم رکھا تو میری ملاقات فیضان اور سے جیسے چند بگڑے ہوئے رئیس زادوں سے ہوئی جنہوں نے مجھے عیش و عشرت کا چسکا لگا دیا۔ میں نے دیکھا کہ دنیا میں عزت صرف پیسے کی ہے، چاہے وہ کسی بھی راستے سے آئے۔ میں نے شروع میں چھوٹی موٹی ہیرا پھیری شروع کی اور پھر آہستہ آہستہ اسمگلنگ اور کمیشن خوری کے کالے دھندے میں پڑ گیا۔ میرے پاس اچانک دولت آنے لگی تو میرے رہن سہن کے طریقے بدل گئے۔ جب میرے والد کو میرے ان کالی کرتوتوں کی بھنک پڑی تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، انہوں نے مجھے خدا کے قہر سے ڈرایا، مگر میں دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ہی باپ سے بدتمیزی اور ان سے کہا کہ آپ کی غربت نے آپ کی سوچ چھوٹی کر دی ہے۔ اس دن میرے والد نے دل برداشت ہو کر مجھ سے کہا کہ رضا تو ہمارا بیٹا نہیں ہو سکتا، جس مال میں دوسروں کا خون شامل ہو وہ کبھی پھل نہیں دیتا۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، یا یوں کہوں کہ میں نے خود ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں نے ایک پرتعیش فلیٹ میں منتقل ہو گیا اور وہاں سے میری عیاشیوں کا دور شروع ہوا جس نے مجھے حیوان بنا دیا۔ میں اکیلا رہتا تھا اور میرے پاس بے تحاشا کالا دھن تھا جسے اڑانے کے لیے مجھے روز نئے شکار چاہیے تھے۔ اسی دوران میری گراوٹ کی سب سے بڑی شروعات ہوئی جس کا ذکر کرتے ہوئے آج میری روح کانپتی ہے۔ ہمارے فلیٹ کی صفائی کے لیے غریب بیوہ کی جوان بیٹی زہرا آتی تھی۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اسے دیکھ کر شہر کی چالکیوں کا علم نہ تھا۔ میں اسے دیکھ کر اپنی ہوس کا منصوبہ بنایا۔ میں نے اس سے پہلے پیسوں کا لالچ دیا، پھر اسے دھمکایا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کے بھائی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دوں گا۔ وہ لڑکی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑاتی رہی، صاحب آپ کے بچے جیسی ہوں، مجھے بخش دے۔ مگر میرے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک رات اس کی عزت کو تار تار کر دیا اور اسے کچھ نوٹ تھما کر خاموش رہنے کو کہا۔ اس واقعے کے بعد وہ اور اس کی ماں شہر چھوڑ کر چلے گئے، مگر میں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گئے اور کس حال میں جی رہے ہیں۔ اس گناہ کے بعد میرے اندر کی رہی سہی انسانیت بھی ختم ہو گئی۔ زہرا کے جانے کے بعد میرے اندر ایک عجیب سی تڑپ اور بھوک جاگ اٹھی۔ مجھے لگا کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر عورت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اب میں نے باقاعدہ طور پر غریب بستیوں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ میں وہاں کے دلالوں سے رابطہ کرتا اور ایسی لڑکیوں کی تلاش میں رہتا جو اپنی غربت کی کسی مزدوری کے ہاتھوں میں مجبور ہوں۔ میں نے ایک کے بعد ایک کئی لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ میرا ضمیر اب پوری طرح مر چکا تھا اور قدرت بھی شاید مجھے ڈھیل دے رہی تھی۔ میرے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی تھی۔ جتنا میں گناہوں میں دھستا جا رہا تھا اتنا ہی پیسہ میرے پاس آ رہا تھا۔ میں نے مہنگی گاڑی اور بڑے بنگلوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اب میں نے شراب اور نشے کا سہارا بھی لینا شروع کر دیا کیونکہ رات کی عیاشیوں کے لیے مجھے ہمت چاہیے ہوتی تھی۔ میں اکثر نشے میں دھت رہتا اور فیضان کے ساتھ مل کر ایسی محفلیں سجاتا جہاں انسانیت کا جنازہ نکل جاتا تھا۔ میں نے کئی ایسی لڑکیوں کا سودا کیا جن کے باپ بیمار تھے یا جن کے بھائیوں کو نوکری چاہیے تھی۔ میں انہیں نوکری کا جھانسا دے کر بلاتا اور پھر ان کا سب کچھ لوٹ کر انہیں کوڑے کے ڈھیر کی طرح پھینک دیتا۔ میرا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ناقابل تذکیر ہوں اور کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے اپنی عیاشی کی زندگی کو اتنا پھیلا دیا تھا کہ اب مجھے عام لڑکیوں میں وہ کوشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں ہر بار کسی نئی اور انٹچ لڑکی کی فرمائش کرتا اور فیضان میری اس ہوس کو پورا کرنے کے لیے پورے شہر میں اپنے جال پھیلاتا رہتا۔ اسی دوران میں نے بڑے بڑے کلبوں اور پارٹیوں میں جانا شروع کیا جہاں میرا پالا شہر کے امیر ترین لوگوں سے پڑتا تھا۔ میں اپنے کالے دھندے کو چھپانے کے لیے ایک ایسی کمپنی کھڑی کر دی جو دکھنے میں بہت معجز تھی لیکن اس کے پیچھے سارا کالا دھندا لگا ہوا تھا۔ میں نے نشے کی زیادتی کی وجہ سے اپنی صحت کی بھی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ بس ایک دھن تھی کہ پیسہ کمانا ہے اور اسے اپنی ہوس پر لٹانا ہے۔ قدرت مجھے مسلسل موقع دے رہی تھی اور میرا پیسہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ میرا پیسہ نہیں بلکہ میرے گناہوں کا بوجھ ہے جو وقت آنے پر مجھے ہی کچل دے گا۔ اسی طرح کئی سال بیت گئے اور میں اس گندگی کے دلدل میں اتنا گہرا اتر گیا کہ مجھے اپنی اصل پہچان بھی بھول گیا۔ اب میں صرف ایک شکاری تھا جس کی نظر ہر معصوم چہرے پر ہوتی تھی اور میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار رہتا تھا۔ اسی
عرس کے دوران ایک ایسی تقریب آئی جس نے میری زندگی کی سمت بدل دی۔ مجھے وہ لڑکی ملی جس سے مجھے پہلی بار محبت کا احساس ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی بزنس پارٹی تھی جہاں شہر کے تمام نامور لوگ جمع تھے۔ میں اپنی چمچماتی گاڑی سے اترا اور اپنی مہنگی گھڑی اور لباس کی نمائش کرتے ہوئے ہال میں داخل ہوا۔ وہاں موسیقی اور روشنیوں کا شور تھا، مگر میری نظریں کسی خاص چیز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک میری نظر سائمہ پر پڑی۔ وہ ایک سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور اس کی سادگی نے اس پورے ہجوم محفل میں ایک الگ ہی سما باندھ رکھا تھا۔ وہ کسی بہت بڑے بزنس ٹائکون کی بیٹی تھی۔ میں نے فیضان سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہنس کر کہا کہ رضا، تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت اونچی اڑان ہے، مگر میرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہ تھا۔ میں نے سائمہ تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری دولت اور چالاکی کا استعمال کیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے نفیس اور مہذب انسان کے طور پر پیش کیا جس کا ان تمام غلاظتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے سائمہ سے بات چیت شروع کی اور اسے اپنی فرضی قصوں سے متاثر کرنا شروع کیا۔ میں اسے بتاتا کہ میں نے کس طرح یتیم خانوں کی مدد کی اور کس طرح میں ایک ایماندار کاروباری زندگی گزار رہا ہوں۔ سائمہ جو خود ایک پاکیزہ دل لڑکی تھی میری باتوں میں آ گئی۔ اسے لگا کہ شاید اسے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ میں نے مہینوں تک اس کا پیچھا کیا، اسے مہنگے تحفے دیے اور اسے اس بات کا یقین دلا دیا کہ میری زندگی کا واحد مقصد اب اسے حاصل کرنا ہے۔ سائمہ کے والد بھی میری طرح میری دولت اور ظاہری شرافت سے متاثر ہو گئے اور یوں ہماری محبت کا سلسلہ شادی کے بندھن کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے شادی سے پہلے اپنے تمام پرانے راستے ختم کرنے کا ناٹک کیا اور فیضان کو بھی کچھ عرصے کے لیے دور رہنے کو کہا تاکہ سائمہ کو مجھ پر شک نہ ہو۔ ہماری شادی کا ایک شہانہ ترکیب میں ہوئی اور میں نے سائمہ کو ایک رانی کی طرح اپنے نئے بنگلے میں رکھا۔ سائمہ کے ساتھ گزارے ہوئے ابتدائی دن مجھے ایک نئی زندگی کا احساس دلا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید میں سکون پالوں گا، مگر گناہ کا چسکا اور کالے دھندے کا نشہ اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں نے سائمہ کے سامنے تو ایک بہترین شوہر کا روپ دھارن کر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ سو جاتی یا کہیں باہر جاتی میں واپس اپنے پرانے ٹھکانوں پر پہنچ جاتا۔ اب میری عیاشیوں میں ایک نیا عنصر شامل ہو گیا تھا، یعنی دھوکہ۔ میں اپنی بیوی کی محبت کو بھی دھوکہ دے رہا تھا اور اپنے کاروبار کے نام پر اب بھی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ اسی دوران ہماری زندگی میں انم کی آمد ہوئی۔ انم کے پیدا ہونے پر میں پہلی بار سچ مچ رویا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میری زندگی کا کفارہ ہے۔ میں نے عہد کیا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایک مثالی باپ بنوں گا، مگر میرا دل سیاہ ہو چکا تھا۔ میں گناہوں کے دلدل میں اس قدر دھس چکا تھا کہ اب اس دلدل سے نکلنا مجھے ناممکن لگتا تھا۔ اس لیے میں انم کو سینے سے لگا کر وہیں پرانے گناہ کرتا رہا اور قدرت خاموشی سے میرے گناہ کا گھڑا بھرتی رہی۔ پیسہ پہلے سے بھی زیادہ آنے لگا اور میری عیاشیوں کی بھوک بھی بڑھتی گئی۔ انم کے بعد میرے گھر بیٹے بلال کی پیدائش ہوئی تو جیسے سائمہ کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ اب ایک مکمل ماں بن چکی تھی جس کا اوڑھنا بچھانا صرف اس کے بچے تھے۔ بلال کے آنے کے بعد سائمہ ان دونوں بچوں کی پرورش میں اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ اسے اپنی ذات کا بھی ہوش نہ رہا۔ اس کی وہ جوانی، وہ روپ اور وہ دلکشی جو کبھی مجھے اس کا دیوانہ بناتی تھی، اب آہستہ آہستہ ان بچوں کی ذمہ داری اور گھر کے کاموں کی نظر ہونے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق اب تھکان میں بدل چکی تھی۔ وہ پہلے کی طرح تیار نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی اب وہ میرے لیے وقت نکال پاتی تھی، کیونکہ انم اور بلال دونوں ہی بہت شرارتی تھے اور سارا دن اسے نچا کر رکھتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں رات کو کام سے واپس آتا تو وہ بچوں کو سلاتے سلاتے خود بھی تھک کر سو چکی ہوتی تھی۔ میرے لیے صورتحال ایک طرح سے نعمت ثابت ہوئی، کیونکہ سائمہ کی اس مصروفیت نے مجھے وہ وقت اور وہ آزادی دے دی تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ جب میں دیکھتا کہ وہ گہری نیند سو چکی تھی تو میں بہت خاموشی سے دوستوں کی محفلوں کا بہانہ بنا کر گھر سے نکل جاتا۔ میرے قدم ایک بار پھر انہی عیش و عشرت کے ٹھکانوں کی طرف اٹھنے لگتے تھے جہاں راتوں کو دن میں بدل دیا جاتا تھا۔ میں نے شہر کے ایک پوش علاقے میں خفیہ ٹھکانہ بنا لیا تھا جہاں میں نے دنیا بھر کی آسائشیں جمع کر رکھی تھی۔ وہاں شراب کی بوتلیں، موسیقی کا شور اور نت نئی لڑکیوں کا آنا جانا میرا معمول بن گیا تھا۔ فیضان اب میرا دایاں ہاتھ بن چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے اب سائمہ میں کوئی کوشش محسوس نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہر رات میرے لیے کسی نئے چہرے کا انتظام کرتا۔ میں اپنی دولت کا استعمال اس بے دردی سے کرنا شروع کیا کہ اب لوگ مجھے اس بازار کا بے تاج بادشاہ سمجھنے لگے تھے۔ میری زندگی اب مکمل طور پر دو حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ دن کے وقت میں کامیاب بزنس مین اور ایک ذمہ دار باپ بن کر انم اور بلال کے ساتھ کھیلتا، ان کے لیے مہنگے کھلونے لاتا، لیکن رات ہوتے ہی میرا دوسرا روپ سامنے آ جاتا۔ میں نے اپنی
अय्याशी के दौरान कई गरीब खानदानों की इज्जत से खेला। मैंने कई ऐसी लड़कियों को नौकरियों का झांसा देकर अपने उस खुफिया ठिकाने पर बुलाया जिनके वालिद अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे। मैं उनकी बेबसी का तमाशा देखता और फिर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें ज़लीलो ख्वार कर देता। कुदरत मुझे मुसलसल ढील दे रही थी। मेरा कारोबार फैलता जा रहा था और मेरे बैंक बैलेंस में इजाफा होता जा रहा था। मुझे कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं जो आग दूसरों के घरों में लगा रहा हूँ वो एक दिन मेरे अपने आंगन को भी जला देगी। मैं नशे की धुन में इस कदर आगे निकल गया था कि अब मुझे आम नशा सुकून नहीं देता था। मैंने महंगी और नायाब मशियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया जिससे मेरे अंदर का दरिंदा मजीद बेकाबू हो जाता। मैंने कई बार अपनी बेटी अनम के सिर पर हाथ रखते हुए भी ये नहीं सोचा जिन लड़कियों की ज़िंदगी में बर्बाद कर रहा हूँ वह भी किसी की बेटियाँ हैं। मैंने साइमा की वफादारी का जनाजा निकाल दिया। वो बेचारी जो मेरे झूठे प्याले धोकर और मेरी कमीज़ों से पसीना साफ करके समझती थी कि उसका शौहर दुनिया का बेहतरीन इंसान है। उसे क्या मालूम था कि मैं इन गलासतों में लथपथ होकर वापस आता हूँ। मेरी ज़िंदगी अब रंगीनी और गुनाहों का एक ऐसा समुंदर बन चुकी थी जिसमें डूबते हुए मज़ा आ रहा था। मैंने अपनी ताकत और पैसे के बलबूते पर कानून को भी अपनी जेब में रखा हुआ था। अगर कोई लड़की शोर मचाने की कोशिश करती तो मैं उसे पैसों से खामोश करा देता या फैजान के गुंडों के जरिए उसे डरा धमकाकर शहर छोड़ने पर मजबूर कर देता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मेरी बेटी अनम जवान होकर कॉलेज जाने लगी। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हसीन थी लेकिन मैं अपनी हवस में इस कदर अंधा था कि मुझे अपनी बेटी के शबाब में भी दूसरों की बेटियों के जिस्मों की भूख नजर आती थी। मैंने अपनी इस दोहरी जिंदगी को इस कदर महारत से छुपाया हुआ था कि कभी साइमा को शक न हुआ। वो अब भी मुझ पर अंधा एतबार करती थी और यही एतबार मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार था जिसकी आड़ में मैं अपने काले धंधे और अय्याशियाँ जारी रखे हुए था। एक तरफ मेरा बेटा बिलाल स्कूल में मेडल जीत रहा था, दूसरी तरफ मैं किसी मासूम लड़की का सौदा कर रहा होता। ये तजाद मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था और मैं इस पर फ़ख्र करता था कि देखो मैं कितना होशियार हूँ कि मुझे पकड़ ना सका। लेकिन मैं भूल गया था कि अल्लाह की लाठी बेजवाब है और जब वो बरसती है तो फिर बचाव का कोई रास्ता नहीं रहता। मेरी अय्याशों की कहानी अब अपने इस हौलनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहाँ कुदरत ने मेरे लिए एक सज़ा लिखी थी जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। मैं बरसों से अपने वालिदैन और बहन भाइयों से कोई राब्ता नहीं रखा था। मुझे लगता था कि वो मेरी इस चमक दमक वाली ज़िंदगी में फ़िट नहीं बैठते। लेकिन एक दिन अचानक मेरे घर की घंटी बजी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी बड़ी बहन शाहिदा को खड़े देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे देखकर मैं बुरी तरह रोने लगा। वो मेरी बड़ी बहन थी जिसने बचपन में मुझे माँ की तरह पाला था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। अगर मैंने माँ बाप की वजह से घर छोड़ा था और पैसों की खातिर अपनी ज़िंदगी बदल ली थी, लेकिन खून के रिश्तों की मोहब्बत अब भी मेरे दिल में किसी कोने में ज़िंदा थी। वो मेरे गले लगकर बहुत रोई। उसकी हालत देखकर मेरा दिल कट गया। उसने बताया कि अम्मा अब्बा का इंतकाल हो चुका है और वो उनकी वफ़ात के वक्त मेरा नाम पुकारते रहे थे। ये सुनकर मुझे अपनी दौलत मिट्टी लगने लगी। उसने ये भी बताया कि अब वह बेवा है और अपने बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रही है। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं अपनी बहन को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको भरपूर माली मदद करनी शुरू कर दी। फिर हमारा उसका घर आना जाना शुरू हो गया और यूँ मेरी बीवी साइमा का भी इसके साथ एक गहरा ताल्लुक़ जुड़ गया। अक्सर शाहिदा की जवान बेटी मरियम हमारे घर आ जाती और अनम के साथ खूब इंजॉय करती। मैं भी अपनी भांजी को देखकर बहुत खुश होता। मरियम बिल्कुल वैसी ही मासूम थी जैसे कभी शाहिदा हुआ करती थी, मगर मेरे अंदर का दरिंदा अपनी भांजी को देखकर सो जाता था क्योंकि वह मेरा अपना खून था। मरियम जवान थी और उसकी शादी के लिए शाहिदा लड़का ढूंढ रही थी। मैंने अपनी पहचान और कारोबारी हल्के का फ़ायदा उठाया और अपने एक जानने वाले शरीफ घराने में मरियम का रिश्ता करवा दिया। मरियम की शादी की तारीख तय हो गई और पूरा घर खुशियों से भर गया। शाहिदा दूसरे शहर में रहती थी इसलिए शादी भी वहीं से हो रही थी। साइमा और अनम की शादी की तैयारियों में इस कदर मगन थी कि घर में हर वक्त कपड़े और जेवरात की बातें होती। मुझे खुशी थी कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर रहा हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता था कि गुनाहों का हिसाब उसी वक्त शुरू होता है जब इंसान समझता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया हो। शादी के दिन करीब आने लगे तो अनम जिद करने लगी कि पापा हम पहले ही फूफो के घर चलेंगे, वहाँ सभी कजिन्स मौजूद होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मेरी बेटी को अपनी फूफो से बहुत बड़ी मोहब्बत थी और इत्तेफाक से उनके स्कूल और कॉलेज की छुट्टियाँ थी। इस
साइमा ने एक शाम मुझसे पूछा कि क्या वो बच्चों को लेकर पहले चली जाए, क्योंकि वहाँ बहुत काम होंगे और शाहिद आप भी अकेली हैं। ये सुनकर मैं फ़ौरन राज़ी हो गया, क्योंकि मेरे जहन में तो पहले ही शैतानी मंसूबे चल रहे थे। उसके पीछे मुझे भी अय्याशी का खुला मौका मिलता और घर में रोक टोक करने वाला कोई ना होता। इसलिए मैंने बड़े प्यार से साइमा से कहा, ठीक है तुम चली जाओ, मैं यहाँ के ज़रूरी काम निपटा कर शादी से एक दिन पहले पहुँच जाऊँगा। साइमा खुश हो गई और उसने सारा सामान समेट कर बच्चों के साथ ड्राइवर के ज़रिए दूसरे शहर के लिए रास्ता सफ़र बांध लिया। मैंने नन्हे बिलाल को अलविदा किया और जैसे ही गाड़ी गेट से बाहर निकली, मेरे चेहरे पर एक मकरूम मुस्कुराहट फैल गई। मैंने सुकून का सांस लिया और अपने मोबाइल से फैज़ान का नंबर मिलाया। मैंने उससे कहा कि फैज़ान अब मैदान साफ़ है, कोई ऐसा इंतज़ाम कर कि ये रातें यादगार बन जाएं। फैज़ान ने कहा कि रज़ा तू फ़िक्र मत कर, तेरे लिए एक ऐसी चीज़ ढूंढ कर लाऊंगा कि तू सब भूल जाएगा। पीछे से मैंने घर में अपनी मनमानी शुरू कर दी। मैंने अलमारी से अपनी वो महंगी शराब निकाली जो मैं ख़ास मौक़ों के लिए रखी हुई थी। मैंने घर के बड़े हॉल में ऊंची आवाज़ में मौसीकी लगा दी और अपने मखसूस दोस्तों को बुला लिया। हमने उस रात खूब ड्रिंक की। अगले 2 दिन मैंने इसी मदहोशी में गुजारे, यहाँ तक कि फैज़ान का दोबारा फ़ोन आया। उसने बताया कि होटल में बिल्कुल कुंवारी और अनटच लड़की आई है जिसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं है। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और मुँह बोली कीमत अदा करके उसे एक रात के लिए बुक कर लिया। मैं आईने के सामने खड़ा अपनी टाई दुरुस्त कर रहा था। चेहरे पर वही फातिहाना मुस्कुराहट थी और आंखों में वही पुरानी हवस की चमक थी। मैं अपनी महंगी खुशबू को स्प्रे किया और उस गंदे अंजाम की तरफ निकल पड़ा जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। मैं होटल पहुंचा तो फैज़ान मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे चाबी थमाई और कहा कि रज़ा आज तेरी किस्मत खुल गई है। मैंने चाबी ली और कमरा नंबर 402 की तरफ बढ़ा। मेरा पूरा जिस्म ज़ोर से काँप रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में हल्की रोशनी थी और बेड पर वह लड़की सर झुकाए बैठी थी। मैंने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई और उसे मुखातिब किया कि घबराओ मत जाने मन, मैं आ गया हूँ। जैसे ही मैंने उसके करीब जाकर ज़बरदस्ती उसका चेहरा ऊपर उठाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने मेरी अपनी भांजी मरियम बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में वह कर्व था जो मैंने बरसों पहले ज़हरा की आंखों में देखा था। उसने जैसे ही मुझे देखा, उसके लबों से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, मामू जान, और वह एक लफ्ज़ मेरे वजूद के परखच्चे उड़ा गया। मरियम को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। वो देखते ही बेड से भाग कर आई और रोते हुए मेरे सीने से लग गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा पूरा वजूद पिघल कर ख़त्म हो गया हो। मेरे हाथ पत्थर के हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह उसके सर पर हाथ रखूं, उसे तसल्ली दूं तो कैसे दूं, और उसे कैसे बताऊं कि मैं वही दरिंदा हूं जिसने आज की रात के लिए उसका सौदा किया था। वो मुसलसल रो रही थी और उसकी हिचकियाँ उस कमरे की खामोशी को चीर रही थी। वो मेरे सीने में अपना सिर छुपाए हाँफते हुए कहने लगी, मामू मुझे यहाँ से निकालें, मुझे बचा लें, मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी और उसने मुझे शादी का झांसा देकर घर से भागने को कहा था। मैं अपनी माँ की इज्जत और आपका भरम सब भूलकर उसके साथ शादी से पहले ही घर से भाग निकली थी। मुझे लगा था कि वह मेरा सहारा बनेगा, लेकिन वह यहाँ मुझे लेकर फरोख्त कर बैठा। वो मुझे इस कमरे में छोड़ गया और कहने लगा कि अब से यही तुम्हारी ज़िंदगी है। मामू मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी माँ का सिर झुका दिया, लेकिन खुदा ने आपको भेज दिया ताकि आप मुझे बचा सकें। मरियम की ये बातें मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मेरा ज़मीर जो बरसों से सोया हुआ था, आज वह मुझे झंझोड़ रहा था। मुझे अपने वो सारे गुनाह याद आने लगे जब मैंने दूसरी लड़कियों के इसी तरह बेचा था या उनका सौदा किया था। आज कुदरत ने मुझे वो आईना लिख दिया था जिसमें मुझे अपनी शक्ल एक शैतान जैसी नज़र आ रही थी। मरियम को क्या मालूम था कि जिस मामू को वो अपना मसीहा समझ रही थी, वो दरअसल उसका ख़रीदार बनकर आया था। मैं साकित खड़ा रहा और मेरे पास कहने को कोई लफ्ज़ नहीं था। मुझे अपनी भांजी की तरफ देखकर पहली बार इस तरह की तकलीफ़ हुई जो मैंने सैकड़ों लड़कियों को दी थी। मेरे अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो मुझे अंदर ही अंदर भस्म कर रही थी। मैंने लरसते हुए हाथों से उसे अपने से अलग किया और उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में निदामत और मुझ पर भरोसा दोनों मौजूद थे, और यही भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा बन गई। मैंने सोचा कि अगर आज मैं यहाँ ना होता बल्कि कोई और होता तो मेरी बहन की बेटी का क्या अंजाम होता। मैंने मरियम का हाथ मजबूती से पकड़ा और उससे कहा कि मरियम खामोश हो जाओ, अब मैं आ गया हूँ, अब कोई तुम्हारा
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उसके सिर पर उसकी गिरी हुई चादर ओढ़ाई और अपने साथ लेकर कमरे से बाहर निकल आया। राहदारी में फैज़ान खड़ा था। उसके चेहरे पर वही कमीनी मुस्कुराहट थी और वह मेरी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसने मरियम को मेरे साथ देखा तो उसने कुछ कहना चाहा, मगर मैंने गुस्से और हकारत से भरे एक इशारे से उसे वहीं रोक दिया। मेरी आंखों में उस वक्त ऐसी वहशत थी कि फैज़ान की ज़ुबान गंग हो गई। होटल का अमला और वहाँ मौजूद दीदार लोग हमें हैरत से देख रहे थे, मगर किसी ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि रज़ा को रोक सके, क्योंकि वह सब मुझे और मेरी ताकत को अच्छी तरह जानते थे। मैं मरियम को तकरीबन घसीटते हुए पार्किंग तक लाया था और उसे गाड़ी की पिछली निशस्त पर बिठा दिया। वह भी सिसकियाँ ले रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर होटल से दूर निकल गया। कुछ दूर जाकर मैंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकी और फैज़ान को फ़ोन किया। फैज़ान ने फ़ोन उठाते हुए ही पूछा कि रज़ा भाई, क्या मामला था? आप इस लड़की को लेकर कहाँ निकल गए? मैंने गरज कर उससे कहा कि फैज़ान, वो लड़की मेरी सगी भांजी थी। ये सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फैज़ान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसने आज किसका सौदा किया। मैंने उसे दहाड़ते हुए कहा कि जिस लड़के ने उसे वहाँ पहुँचाया है उसे किसी भी तरह मेरे सामने लाकर खड़ा करो। मुझे वह कुत्ता हर हाल में चाहिए जिसने मेरे खून पर हाथ डालने की ज़रूरत की है। अगर वह मुझे ना मिला तो याद रखना, मैं इस होटल को और सबको मिट्टी में मिला दूंगा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और स्टीयरिंग पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मरियम पीछे बैठी मेरी हालत देखकर डर गई। उसे क्या मालूम था कि मेरा रोना उसके दुख में नहीं बल्कि गुनाहों की शनाख्त पर है जो कुदरत ने आज मुझे दिखाई थी। मैंने आईना देखा तो मुझे अपना चेहरा किसी दरिंदे जैसा लग रहा था। मैंने सोचा कि आज तो मैंने अपनी भांजी को बचा लिया, लेकिन उन सैकड़ों बेटियों का क्या जिनका सौदा मैं खुद उसी फैज़ान के साथ मिलकर करता रहा हूँ। आज मुझे समझ आ गया कि गंदे काम का अंजाम गंदा होता है। मैंने मरियम को देखा और फैसला किया कि अब मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी इस गुनाह के कफ़ारे में गुजारूंगा। मगर वह दाग जो मेरे दामन पर लग चुका था उसे कोई समुंदर भी नहीं धो सकता था। मैंने मरियम को बहुत संभाल कर उसके घर पहुंचाया। खुशकिस्मती से उसके भागने की खबर अभी फैली नहीं थी, इसलिए मुआशरे की नज़रों में उसकी इज्जत बच गई। शाहिद आपा को मैंने बस इतना बताया कि वह गलतफहमी का शिकार होकर परेशान थी और मैं उसे अपने साथ ले गया। मरियम के चेहरे पर मौजूद निदामत और मेरी आंखों में मौजूद कर्ब को किसी ने ना पहचाना। अगले ही दिन फैज़ान ने उस लड़के को ढूंढ निकाला जिसने मरियम को धोखा दिया था। मैंने उसे एक गोदाम में बंद करवाकर जी भरकर अपनी नफ़रत निकाली, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद भी तो उसी का अक्स हूँ। मैंने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि वह पहले भी कई मासूम लड़कियों को इस तरह धोखा देकर फ़रोख्त कर चुका था। उसे तो उसके गुनाहों की सज़ा मिल गई और वह सलाखों के पीछे पहुँच गया, मगर मैं अकेला बैठा अपने कमरे में सोच रहा था कि उस लड़के का जुर्म तो सामने आ गया, लेकिन मेरे इन गुनाहों का क्या जो बरसों से शराफत की चादर ओढ़ कर करता रहा हूँ। मैंने कितनी माओ के कलेजे छलनी किए हैं और कितने बापों की दस्तारें उछाली थी। आज कुदरत ने मरियम की शक्ल में मुझे मेरा आईना दिखाया था। मुझे लग रहा था कि पुलिस में कोठरी उस लड़के के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए होनी चाहिए थी। मैंने अपनी दौलत, अपनी अय्याशी और अपने तकब्बुर की वह बुलंद इमारत अपनी आंखों से ज़मीन बोस होते देखी। मेरे पास अब सब कुछ था मगर सुकून का एक लम्हा भी ना था। मरियम की शादी खैर ऑफिस से हो गई, लेकिन इस शादी में एक जिंदा लाश बनकर शरीक हुआ। जब भी कोई मुझे मरियम की शादी करवाने पर दुआएं देता तो वह दुआएं मेरे सीने में खंजर बनकर लगती। मैं अपने काले धंधे से तौबा कर ली और फैज़ान जैसे लोगों से हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया, मगर वह रात और मरियम की वो चीखें आज भी मेरे समानतों में गूंजती है। मैंने तौबा कर ली थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मुकाफात अमल अभी ख़त्म ना हुआ हो, क्योंकि मैं जान चुका था कि गंदे काम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता और इंसान जो बोता है वही उसे काटना पड़ता है, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो।